Good afternoon, students. So I am explaining the remaining chapter of South Asia. Today's topic is monarchy and democracy in Nepal. सबको पता है नेपाल में क्या था? Monarch. You can say monarch or monarchy is the same. So monarch system था नेपाल में, फिर बाद में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी, तो उसी के बारे में है ये 6-7 पॉइंट्स हैं, इनको एक बार देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा. नेपाल एक हिंदू किंगडम है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी वहाँ पे मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी इयर्स, बहुत सालों तक मोनार्ची मतलब सिस्टम वहाँ पे रहा. थ्रू दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड टू मोर ओपन. अब इसी पीरियड में जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो कॉमन पीपल नेपाल के थे, वो चाहते थे कि जो नेपाल में है मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आए, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए, मोनार्क हटे, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो. अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहते थे और वहाँ के सिटीजन्स भी चाहते थे. बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल. लेकिन वहाँ के जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आए, तो आर्मी की हेल्प से उन्होंने पूरा कंट्रोल रिटेन किया था और है ना डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि डेमोक्रेसी को ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है नेपाल में. ये चीज हुई थी. द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990. किंग ने अल्टीमेटली ये डिमांड थी जो न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, ये अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, 1990 में पहली बार उसने डिमांड एक्सेप्ट की इन द वेक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट. जब नेपाल में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ तो राजा को एक्सेप्ट करनी पड़ी थी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड. हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड ए शॉर्ट एंड ट्रबल्ड कैरियर. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसका शॉर्ट और ट्रबल्ड कैरियर रहा. ड्यूरिंग द 90s the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. During the 19 जो माओइस्ट एक कम्युनिटी थे, एक ग्रुप था नेपाल का, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड किया पार्ट ऑफ नेपाल में. ज्यादातर जो इन्फ्लुएंस हुए माओइस्ट से इन्फ्लुएंस हुए. दे बिलीव इन आर्म इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्च एंड द रूलिंग एलाइट. ये जो ग्रुप था ये क्या था? अगेंस्ट द मोनार्च एंड रूलिंग एलाइट. रूलिंग एलाइट के बिल्कुल अगेंस्ट थे ये माओइस्ट. तो दिस लेड टू ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट गुरिल्लाज एंड द आर्म फोर्सेस ऑफ द किंग. तो ये वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में रहा. ड्यूरिंग द 90s की बात है. ये कॉन्फ्लिक्ट रहा माओइस्ट गुरिल्लाज के बीच में और फोर्सेस ऑफ द किंग के बीच में. एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ था. For some time there was a triangular conflict among the monarchist forces. उस वक्त जो था कि ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट रहा मोनार्चिस्ट फोर्सेस के बीच में, द डेमोक्रेट एंड द माओइस्ट के बीच में. इन 2002 में क्या हुआ था? किंग ने पार्लियामेंट को अबोलिश किया था और गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था. एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्ट इन नेपाल. जो लिमिटेड डेमोक्रेसी भी थी नेपाल में जो एग्जिस्ट कर रही थी उसको भी खत्म कर दिया था वहाँ के राजा ने. ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है. 2002 में जो राजा था उसने पार्लियामेंट को अबोलिश किया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और जो थोड़ी बहुत भी डेमोक्रेसी बची हुई थी उसको भी खत्म कर दिया. बाद में इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट. फिर 2006 में बहुत प्रोटेस्ट हो गया, लोगों ने रिवोल्ट किया, लोग अगेंस्ट हो गए पूरी तरीके से. तो दिस द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस अचीव देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री. जो ऐसी जो स्ट्रगलिंग था, जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस का जो स्ट्रगल था, उन्होंने पहली मेजर विक्ट्री अपनी गेन की थी जब किंग ने रिस्टोर किया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को.
that had been dissolved in April 2002. जो 2002 में उसने डिसॉल्व कर दिया था पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। तो पहले जो मेजर विक्ट्री मिली जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर थे उनके लिए जो विक्ट्री थी वो ये थी कि उसने वापस से रिस्टोर कर लिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, और जो कि डिसॉल्व हो चुकी थी 2002 में। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाय द 7 पार्टी अलायंसेस। फिर क्या हुआ था, 7 पार्टी अलायंस बनी, 7 अलग अलग जो पार्टी अलायंस थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने एक अलायंस बनाया और नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। द माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, इसके अलावा अलायंस, इसके अलावा एसपीए, ये पूछ सकते हैं कई बार 7 पार्टी अलायंस क्या है, तो ये अलग अलग पार्टी से मिलकर एक अलायंस बना था, उसमें माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जो थे इनका साथ दिया इसमें। नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब नेपाल का जो ट्रांजिशन था, जो ट्रांसफॉर्मेशन था, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हो गया था। नेपाल हैज अंडरगोन ए यूनिक मूवमेंट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेपाल के इतिहास में एक यूनिक मूवमेंट था जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, और नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। सम सेक्शन इन नेपाल थॉट that a nominal monarchy was necessary for Nepal to retain its link with the past. लेकिन कुछ लोग सेक्शन थे नेपाल के, जैसे नेपाल में कुछ ऐसे भी सेक्शन थे, वो ये सोचते थे कि नॉमिनल मोनार्ची तो होनी चाहिए ताकि ये नेपाल के वो रिटेन कर सके अपने पास्ट के लिंक को। इसलिए कुछ लोग मानते थे कि ठीक है डेमोक्रेसी आ जाए लेकिन हल्के फुल्के मोनार्ची भी रहे, नॉमिनल मोनार्ची भी रहे, ये नेपाल के लिए बहुत जरूरी है। कुछ सेक्शन ये मानता था। द माओइस्ट ग्रुप एग्रीड टू सस्पेंड आर्म स्ट्रगल। माओइस्ट ग्रुप एग्री हो गया था आर्म स्ट्रगल को सस्पेंड करने के लिए। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर। ये लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो, रेडिकल प्रोग्राम्स बने जिसमें सोशल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर किया जाए, सोशली और इकोनॉमिक जो भी चीजें उनको वापस से रिस्ट्रक्चर किया जाए डेमोक्रेसी में। All the parties in the SPA did not agree with this program. लेकिन सारी पार्टी इस प्रोग्राम से रेडी नहीं थी, राजी नहीं थी। The Maoists and some other political groups were also deeply suspicious of the Indian government and its role in the future of Nepal. जो माओइस्ट थे, जो अदर पॉलिटिकल ग्रुप थे, वो ये मानते थे, वो सस्पिशियस थे, उनको हमेशा एक डाउट रहा कि कहीं ऐसा नहीं हो इंडियन गवर्नमेंट और उसका रोल नेपाल फ्यूचर में नेपाल में कोई इंटरफेरेंस हो इनका। तो ये हमेशा एक डाउटफुल तो चीज़ें रहती है, एक दूसरे के नेबरिंग कंट्रीज हैं, और जबकि इंडिया बहुत तरीके से फाइनेंशियल एड और हर तरह की मदद करता है, तो ये डाउट उनके अंदर आज भी बना रहता है और उस वक्त भी था। इन 2008 नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूरी तरीके से। इम्पोर्टेंट ये है कब पहली बार डिमांड हुई, कब क्या हुआ, तो इन 2008 नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबोलिशिंग द मोनार्ची। 2008 में मोनार्ची पूरी तरीके से अबोलिश हो गई और रिपब्लिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई। इन 2015 इट अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद अगेन 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, ड्राफ्ट हुआ। नेक्स्ट इज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका की भी जो डेमोक्रेसी है उसकी कहानी वही है, जैसे इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट है वैसे ही श्रीलंका में भी मेंटेन रही, लेकिन इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे। एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो थे, तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आ जाता है तो आप इसमें हम पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट श्रीलंका हैज रिटेन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। फॉर 1948 को ये आज़ाद हुआ था, तब से इन्होंने डेमोक्रेसी वहाँ से एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो आज तक बनी हुई है। इंडिया में भी क्या हुआ था, इंडिया में भी आपने चैप्टर में प्रीवियसली पढ़ा कि कैसे लोग डाउट कर रहे थे कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतनी वास्ट कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल है, लेकिन रिस्टोर हुई और आज भी मतलब पूरी तरीके से
फेयरली डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ऐसे ही श्रीलंका भी है। सिंस इंडिपेंडेंस से उसने अपनी डेमोक्रेसी को रिटेन करके रखा। बट इट फेस्ड सीरियस चैलेंजेस, लेकिन बहुत सीरियस चैलेंजेस इसने फेस किए श्रीलंका ने। नॉट फ्रॉम द मिलिट्री, ना तो कोई मिलिट्री से था, ना किसी मोनार्ची सिस्टम से था, रादर फ्रॉम एथनिक, इनके जो था वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि लीडिंग टू द डिमांड ऑफ सेसेशन बाय वन ऑफ द रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन को अलग करने की डिमांड थी। जो तमिलाइट्स थे यहाँ इंडिया से वहाँ माइग्रेट कर गए थे, उन्होंने डिफरेंट अलग रीजन की डिमांड की थी। सिर्फ ये क्या था, एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, कोई सी तरह का मिलिट्री नहीं था, मोनार्ची जैसी कोई सिस्टम नहीं था। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका was dominated by forces that represented the interest of majority Sinhala community। वहाँ पे जो श्रीलंका में जो मेजोरिटी है ना, वो सिनेला कम्युनिटी की है, ठीक है। वहाँ पे मेजोरिटी किसकी, सिनेला कम्युनिटी की है। तो बेसिकली जो डिमांड थी वो ये कह रहे थे कि सिनेला की कम्युनिटी के इंटरेस्ट में भी जो भी चीजें हो, सिनेला कम्युनिटी के इंटरेस्ट में हो। तो श्रीलंका जो कि डोमिनेटेड था फोर्सेस के द्वारा, वो ये चाहते थे कि जो मेजोरिटी है सिनेला कम्युनिटी, उनके इंटरेस्ट में ही सारा काम हो। दे वर हॉस्टाइल टू ए लार्ज नंबर ऑफ तमिल, जो लार्ज नंबर ऑफ तमिल थे जो माइग्रेट कर गए थे इंडिया से श्रीलंका में और सेटल हो गए थे वहां, उनके खिलाफ ये जा रहे थे सिनेला कम्युनिटी के। हमारे लिए पहले सोचा जाए, जो माइग्रेटेड तमिलाइट्स हैं उनके बारे में ज्यादा ना सोचा जाए। दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये माइग्रेशन चलता रहा। द सिनेला नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव concession to the Tamils because Sri Lanka belongs to the Sinhala people only। देखो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सिनेला और तमिल के बीच में था, ये बिल्कुल क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट। जो माइग्रेशन है वो चलता रहा। जो सिनेला नेशनलिस्ट थे वो सोचते थे कि श्रीलंका शुड नॉट गिव, किसी श्रीलंका को कोई भी कंसेशन नहीं देना चाहिए तमिल्स को, बिकॉज श्रीलंका में केवल सिनेला पीपल का है। श्रीलंका किसका, सिनेला पीपल्स का ही है, उन्हीं का अधिकार है उस पर। The neglect of Tamil concern led to militant Tamil nationalism। जो तमिल के जो मतलब नेग्लेक्ट जो भी हुए, नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न, इसने एक मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म को राइज किया, इमर्ज हुआ। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम, 1983 ऑनवर्ड्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो बनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। ये पूछ LTTE, आपने नाम सुना होगा LTTE का। वो किस कंसर्न में थी, तमिल्स के कंसर्न में थी, कि उनको जो निग्लेक्ट, वो कह रहे थे कि हमें भी क्यों निग्लेक्ट किया जाए, हम तो सालों से यहाँ सेटल्ड है। ये आर्म स्ट्रगल इनका चल रहा था श्रीलंका की आर्मी के अगेंस्ट, और ये चाह रहे थे कि जो तमिल इलम है उसको एक सेपरेट कंट्री तमिल्स को श्रीलंका में दे दी जाए, एक सेपरेट रीजन दे दिया जाए तमिल्स को, ठीक है। ये डिमांड हो रही थी LTTE वालों की। तो द LTTE कंट्रोल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, जो LTTE ने कंट्रोल कर रखा था वो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अंडर कंट्रोल था LTTE के। The Sri Lankan problem involves people of Indian origin and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interest of the Tamil in Sri Lanka। जो श्रीलंकन प्रॉब्लम थी, जिसमें इंडियन ओरिजिन के लोगों की प्रॉब्लम थी, वो एक कंसिडरेबल मतलब प्रेशर ग्रुप था तमिल पीपल का, जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे, श्रीलंका में गए थे। तो वो लोग ये चाह रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट को जो तमिल्स थे श्रीलंका में, जो इंडिया से माइग्रेट होके गए थे, उनके इंटरेस्ट को वहां पे इंडिया को मतलब इंटरफेरेंस करके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइड टू नेगोशिएट विद द श्रीलंका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बार श्रीलंका के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की, नेगोशिएट किया भी।
तमिल क्वेश्चन पे, बट इन 1987, लेकिन 1987 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन। लेकिन 1987 में इंडिया पूरी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई तमिल क्वेश्चन पे। इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंड ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। इंडिया ने क्या किया, एक अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ और अपने ट्रूप्स को भेजा कि ताकि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल के बीच जो रिलेशंस है वो स्टेबलाइज हो सके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार इंटरफेरेंस किया, ये 1987 में हुआ था। इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द एलटीटी। लास्टली क्या हुआ, इंडियन आर्मी की फाइट हो गई एलटीटीई के साथ। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वाज आल्सो नॉट लिंक्ड मच बाय द श्रीलंकन्स। जो इंडियन प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स था वो श्रीलंकन्स के द्वारा भी पसंद नहीं किया गया। They saw this as an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka. उनको लग रहा था कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर में क्यों इंटरफेरेंस कर रहा है, उनको ये भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। 1989 में जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है IPKF, उसने पुल आउट कर दिया श्रीलंका को बिना उनके ऑब्जेक्ट अटेन किए हुए, उनको पुल आउट कर दिया। द श्रीलंका क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वायलेंट, और श्रीलंका का जो क्राइसिस था वो लगातार वायलेंट होता रहा। हाउएवर इंटरनेशनल एक्टर पर्टिकुलरली द स्कैंडिनेवियन countries such as Norway and Iceland tried to bring the warning groups back to negotiations. अब श्रीलंकन क्राइसिस लगातार चलता रहा, फिर इंटरनेशनल एक्टर्स उसमें उन्होंने इंटरफेरेंस किया। कुछ कंट्रीज थे जिसमें नॉर्वे, आइसलैंड, इन्होंने कोशिश की जो वॉरिंग ग्रुप था कि वापस नेगोशिएशंस पे आ जाए, युद्ध जैसी स्थिति ना हो। फाइनली द आर्म कॉन्फ्लिक्ट केम टू एंड, इस तरीके से आर्म जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया और एलटीटी वाज वैंक्विश्ड इन 2009। एलटीटी को वैंक्विश्ड मिला 2009 में। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया पाकिस्तान। I think this is the just read. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स तो सबको पता है कि क्या है, कश्मीर बहुत बड़ा मेजर इश्यू तो कश्मीर ही है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटर डिस्प्यूट अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, वाटर डिस्प्यूट विद चाइना के साथ भी था और पाकिस्तान के साथ भी था। तो अभी इसके कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहते हैं, ये नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट फिर भी लिखना तो पड़ेगा ही। लेट अस नाउ मूव फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड टेक ए लुक एट सम ऑफ area of conflict in the international relations in this region. The post-Cold War era has not meant the end of conflicts. Post-Cold era जो war era था उसका मतलब ये नहीं था कि conflicts का खत्म हो गए। कश्मीर and the Indian provinces of Jammu and Kashmir divided by the line of control. कश्मीर और इंडियन जो प्रोविंस थी जम्मू कश्मीर वो एक लाइन ऑफ LOC के द्वारा डिसाइड हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। In 1971 इंडिया won a decisive war against पाकिस्तान। इंडिया ने 1971 में एक डिसाइसिव वॉर विन किया था अगेंस्ट द पाकिस्तान। द कश्मीर इश्यू रिमेन अनसेटल्ड, लेकिन जो कश्मीर इश्यू था जो एक मेजर मुद्दा है, मेजर इश्यू है, वो अनसेटल्ड ही रहा। ये मेरे ख्याल से यही है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स सॉरी एंड tensions in this region we have already noted the conflicts around international democracy और ethnic differences। जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हुए, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, टेंशंस थे इस रीजन में वो लगातार रहे। वी हैव ऑलरेडी नोटेड जैसे कॉन्फ्लिक्ट अराउंड इंटरनेशनल डेमोक्रेसी और एथनिक डिफरेंसेस, हम ऑलरेडी ये नोट कर चुके हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंटरनेशनल जो इंटरनल डेमोक्रेसी के या एथनिक डिफरेंसेस के वो एज इट इज बने हुए हैं, बट देयर आर आल्सो सम वेरी क्रूशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल नेचर। लेकिन इंटरनेशनल नेचर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत क्रूशियल है। गिविंग द पोजिशन ऑफ इंडिया इन दिस रीजन मोस्ट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व इंडिया।
ये जो इंडिया की जो पोजीशन दे रखी है रीजन में, जो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया के आप पूरे चारों तरफ देखोगे बाउंड्री है, बाउंड्री से सिमटा हुआ इंडिया है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो छोटी छोटी चीज़ों पे होंगे ही. द मोस्ट सेलिएंट एंड ओवरवेलमिंग ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ कोर्स द वन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. जो सबसे मोस्ट सेलिएंट और ओवरवेलमिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है. Soon after the partition, the two countries got embroiled in a conflict over the fate of Kashmir. तो पार्टीशन के बाद जो कश्मीर का फेट ऑफ कश्मीर पे जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एम्ब्रॉयड होता रहा दोनों कंट्रीज की तरफ से. वो कह रहा मेरा कश्मीर, वो कह रहा मेरा कश्मीर. द पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम दैट कश्मीर बिलोंग टू इट. पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि कश्मीर हमारा है. ठीक है. वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947-48 एंड 1965 फेल टू सेटल द मैटर. इतने वॉर हो गए लेकिन ये जो कश्मीर इशू है वो सेटल नहीं हो सका. द 1947-48 वॉर रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस इनटू पाकिस्तान. 1947-48 का जो वॉर हुआ उससे क्या हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन हो गया. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड द इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू कश्मीर. एक LOC बना दिया गया कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर आपने सुना होगा, और एक इंडियन प्रोविंस का जम्मू एंड कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से डिसाइड हो गया LOC से. इन 1971 इंडिया ने एक डिसाइसिव वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट विन किया था. कश्मीर इशू रिमेन अनसेटल्ड. लेकिन कश्मीर इशू सेटल नहीं हुआ, वो अनसेटल्ड ही रहा. इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज also over strategic issues like the control of the Siachen glacier and over acquisition of arm. इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान के साथ वो ओवर स्ट्रेटेजिक इश्यूज थे. उसमें एक तो कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर पे आज तक चीजें हैं. ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म की जो एक्विजिशंस है उस पे कॉन्फ्लिक्ट है. द आर्म रेस बिटवीन द टू कंट्रीज. जो आर्म रेसेस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में assumed एक न्यू कैरेक्टर with both states acquiring nuclear weapon missiles to deliver such arms against each other in 1990s. मतलब अगर पोखरण में यहाँ पे न्यूक्लियर जो था उसका एक्सपेरिमेंट हुआ तो चाइना की हेल्प से पाकिस्तान ने भी किया. तो दोनों आर्म फोर्सेस में लगातार उनकी जो राइवलरीज है, जो दुश्मनी है, वो लगातार दोनों स्टेट एक्वायर कर रहे हैं. मतलब आर्म को, न्यू वेपन्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कोशिश कर रहे हैं. In 1998, India conducted nuclear explosion in Pokhran. इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया. पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया कुछ दिन बाद ही. कैरी आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन द चंगई हिल्स. उसने भी हिल्स पे किया. Since then, India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of direct and full-scale war had declined. कुछ दिन बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक मिलिट्री रिलेशनशिप बनाया जिसमें कि जो डायरेक्ट एंड फुल स्केल वॉर था उसकी संभावना को डिक्लाइन किया जा सके, इस तरह का कुछ इन्होंने आपस में तय किया. बोथ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर. लेकिन दोनों इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पे हमेशा सस्पिशियस ही रहे, सस्पेक्ट करते रहे एक दूसरे को. ठीक है. द इंडियन गवर्नमेंट हैज ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग ए स्ट्रेटेजी ऑफ low key violence by helping the Kashmir militant with arms. इंडियन गवर्नमेंट हमेशा ये ब्लेम करती कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जो कश्मीर में जो मिलिटेंट वायलेंस है उसको हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान हेल्प कर रहा है. और उनको हेल्प कैसे कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, मनी प्रोटेक्शन दे रहा है ऐसे मिलिटेंट्स को. ठीक है, जो इंडिया के अगेंस्ट है. द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव दैट पाकिस्तानी हैड एडेड द प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट विद आर्म एंड अम्यूनिशन ड्यूरिंग द पीरियड 1985-1995. जब हमारे खालिस्तान की डिमांड हुई थी, सिख लोगों ने खालिस्तान की डिमांड की थी, तो उस वक्त इंडिया ब्लेम कर रहा था कि पाकिस्तानी उन लोग को भड़का रहा है कि वो अलग सेपरेटिज्म की डिमांड करें, क्योंकि हमने बांग्लादेश की इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प की थी सेपरेट कराने में. तो इट्स स्पाई एजेंसी सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI इज एलिज्ड टू बी इन्वॉल्व इन वेरियस एंटी इंडिया कैंपेन in India's northeast operating secretly through Bangladesh and Nepal. जो ISI है वो एजेंसी है, वो भी एंटी इंडिया कैंपेन करती है. और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट मतलब जब भी बांग्लादेश और नेपाल की बात होती है तो ये ISI क्या करती है, इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन करती है.
इस टॉपिक को टाइम इज ओवर नाउ, तो वी कंटिन्यू टुमारो.